भौतिक विज्ञान प्रकाश चैप्टर 4 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं, चाहे वो एसएससी हो, आईएएस हो या फिर यूपीएससी हो, एनडीए हो, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी लोको पायलट, ये सभी में आ चुके हैं दोस्तों। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी और फील्ड में या किसी और चैप्टर का वीडियो चाहिए है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों, आज का जितना भी क्वेश्चंस होगा पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह हुआ, कैसे हुआ, आप पूरा डिटेल में मैं इसको बताऊँगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उसके मध्य व्यक्ति खड़ा है, तो दर्पण में व्यक्ति के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन इस प्रकार से है 2, 3, 4 या फिर अनंत। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। आइए दोस्तों, इसे पूरा डिटेल में जानते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार दो समतल दर्पण एक दूसरे के मध्य खड़ा किया गया है और उसके मध्य एक या दो व्यक्ति है, जिसका परछाई या जिसका आकृति हमें देख सकते हैं कि कितना दिख रहा है। ये अनंत सीमा तक हमें दिख रहा है। तो इसी तरह से जब 90 डिग्री पे दो समतल दर्पण खड़ा रखा जाए तो उसकी मध्य कोई भी वस्तु का जो इमेज है वो अनंत बनता है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। ऑप्शन इस प्रकार है, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस। दोस्तों, यह क्वेश्चन यूपीपीएससी 2002, 2008 और आईएएस 1995 में आ चुका है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। पानी से बना हुआ कोई भी बुलबुला, चाहे वो बारिश की बूंदें हों, बारिश गिरती हुई उनकी बूंदें हों, चाहे पत्तों में जमा हुआ ओस की बूंदें हों, या फिर बच्चों के द्वारा खेला जाने वाला या बनाया जाने वाला सर्फ का बुलबुला हो, या किसी भी तरह का गोल बुलबुला हो, तो ऐसा स्थिति में जो बना हुआ रहता है वह हमारा अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। जैसा कि आप सारे इमेजेस में देख सकते हैं कि किस प्रकार मैंने इसे शो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन इस प्रकार से है, आयाम से, तरंगदैर्ध्य से, तीव्रता से, वेग से। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्ध्य से। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकाश के रंग का निर्धारण तरंगदैर्ध्य के द्वारा ही होता है। प्रकाश में आयाम, तीव्रता और वेग का प्रभाव इसके रंग निर्धारण में नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है। ऑप्शन इस प्रकार से है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आइए दोस्तों, देखते हैं कि प्रिज्म होता क्या है और प्रकाश के किरणों का विभिन्न रंगों का विभाजन किस प्रकार होता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि प्रिज्म का आकार किस तरह से होता है, और जब प्रकाश को इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश हमारा विभिन्न रंगों में बदल जाता है, अर्थात विभाजित हो जाता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभाजित होने के बाद वो कुछ इस तरह से प्रतीत होता है या हमें नज़र आता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि। ऑप्शन इस प्रकार से है, प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का विचलन होता है, प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है, विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। आइए दोस्तों, देखते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल प्राप्त करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले दिखाया कि प्रिज्म किस तरह से होता है, और जब इससे प्रकाश गुजारा जाता है तो ये अपने वर्ण विक्षेपण के कारण विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। इस विक्षेपण के प्रोसेस में विभिन्न रंगों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। जिस प्रकार आप इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह अलग अलग रंगों का विचलन अलग अलग हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है वह सबसे नीचे
और जिस रंग का विचलन सबसे कम होता है वह सबसे ऊपर होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड कलर का विचलन सबसे कम होता है, इसलिए रेड सबसे ऊपर, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। और यही कारण है कि रेड कलर हमें बहुत अधिक नज़र आता है और वायलेट कलर जो है वो हमें सबसे कम नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? ऑप्शन इस प्रकार से है 3, 4, 5 या फिर 7। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7। आइए दोस्तों इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि श्वेत प्रकाश किन किन रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। दोस्तों यहाँ रंगों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है प्राइमरी कलर और दूसरा है सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर में वे कलर आते हैं जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जैसा रेड, ग्रीन और ब्लू। और सेकेंडरी कलर उन कलरों को बोला जाता है जो इन 3 प्राइमरी कलरों के मेल से बना हुआ रहता है, चाहे वो 2 प्राइमरी कलर के मेल से बना हुआ हो या फिर 3 प्राइमरी कलर के मेल से बना हुआ हो। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू प्राइमरी कलर है। जब रेड और ग्रीन को मिलाया जाता है तो येलो कलर बनता है जो एक सेकेंडरी कलर है। जब रेड और ब्लू को मिलाया जाता है तो मैजेंटा बनता है जो एक सेकेंडरी कलर है। और जब ग्रीन और ब्लू 2 प्राइमरी कलर को मिलाया जाता है तो कैन या पीकॉक कलर बनता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 मूल कलर या रंग कौन कौन से हैं? ऑप्शन इस प्रकार से है हरा, पीला, लाल, नीला, पीला, लाल, लाल, हरा, नीला या फिर डी, नीला, पीला, हरा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल, हरा और नीला। दोस्तों जैसा कि मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि कौन कौन से रंग या कौन कौन से कलर हमारा प्राइमरी कलर और कौन कौन से कलर या रंग हमारा सेकेंडरी कलर में आता है। यहाँ जो हमें लाल, हरा और नीला कलर है या रंग है वो एक प्राइमरी कलर है, या उसे ही हम मूल कलर या मूल रंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग या प्राथमिक कलर नहीं है? ऑप्शन इस प्रकार से है हरा, पीला, लाल और नीला। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीला। दोस्तों इससे पहले मैंने बताया था कि 3 प्राथमिक रंग है या मूल कलर, परंतु जो पीला है वो एक सेकेंडरी कलर है, यानी कि 2 रंगों के या 2 प्राथमिक रंगों के मेल से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। ऑप्शन इस प्रकार से है वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा या आवृत्ति द्वारा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तरंगदैर्घ्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? ऑप्शन इस प्रकार से है लाल, पीला, नीला या फिर बैगनी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले वाला क्वेश्चन में मैंने जब करवाया था तब बताया था कि बैगनी कलर का जो वर्ण विक्षेपण हो या फिर विचलन हो वो सबसे अधिक होता है, और जिस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है या जिस कलर का विचलन सबसे अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य उतना ही कम होता जाता है, और जिस रंग का विचलन सबसे कम होता है उस रंग का या उस कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। जैसा कि वर्ण विक्षेपण में हम लोग देख चुके हैं कि लाल रंग का विचलन है वो सबसे कम होता है और बैगनी का सबसे अधिक, तो इसीलिए तरंगदैर्घ्य लाल का सबसे अधिक होगा। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे तरंगदैर्घ्य कम होता जाता है और बैगनी तक पहुँचते पहुँचते प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो बैगनी का सबसे कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोटोग्राफिक कैमरा का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? ऑप्शन इस प्रकार से है
प्रकाश छिद्र, शटर, लेंस या फिर फिल्म। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिल्म। आइए दोस्तों देखते हैं फोटोग्राफिक कैमरा की फिल्म को आँख की रेटिना की संज्ञा क्यों दी गई है। दोस्तों जैसा कि हम अपनी आँखों से किसी चीज़ को देखते हैं या किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना के ऊपर बनता है। उसी तरह से कैमरा भी जब किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु को देखता है तो उसका प्रतिबिंब कैमरे के फिल्म के ऊपर बनता है। इसीलिए दोनों की कार्यविधि की समानता को देखते हुए कैमरा के फिल्म को हमारी आँखों की रेटिना की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। ऑप्शन इस प्रकार से है, रेटिना, कार्निया, आइरिस या फिर आई बॉल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइरिस। आइए दोस्तों इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मानव नेत्र में या मानव आँखों में बहुत सारे मांसपेशियाँ या बहुत सारे कार्यभाग होते हैं जिसके द्वारा मानव विभिन्न वस्तुओं को देख पाता है। मानव नेत्र को किसी भी वस्तु को या किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। जब यह रोशनी किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु से टकराकर हमारी आँखों में प्रवेश करती है तभी जाके मानव नेत्र उस वस्तु को देख सकता है। जब यह रोशनी किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु से टकराकर वापस हमारी आँखों में प्रवेश करता है तो यह रोशनी प्यूपिल या फिर पुतली के द्वारा हमारी आँखों में प्रवेश करता है और इस जो रोशनी होती है, रोशनी को एडजस्ट करना या रोशनी को कम या अधिक करने की जिम्मेदारी हमारी आइरिस की होती है या फिर नेत्रोद की होती है, जिसके द्वारा ही कम या अधिक लाइट हमारी आँखों में प्रवेश करता है। नेत्रदान की क्रिया में आँखों के किस हिस्से को दान में दिया जाता है। ऑप्शन इस प्रकार से है, कार्निया, लेंस, रेटिना या पूरी की पूरी आँख। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्निया। आइए दोस्तों इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। जब नेत्रदान किया जाता है या किसी एक व्यक्ति की आँखों को किसी दूसरे व्यक्ति को डोनेट किया जाता है या दान में दिया जाता है तो उसके आँखों के कॉर्निया जो भाग होता है उसे ही डोनेट किया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि किस भाग को हम कॉर्निया कहते हैं और उसी भाग को डोनेट किया जाता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब नेत्रदान की क्रिया होती है तब हमारी पूरी की पूरी आँखों को ही डोनेट कर दिया जाता है, परंतु दोस्तों ऐसा कोई कुछ बात नहीं है। जब डोनेट किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ कार्निया को ही डोनेट किया जाता है। कोई भी अंधा व्यक्ति का जो हमारी आँखें रहती है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहती है, परंतु अंधे व्यक्तियों की जो आँखें हैं उनकी कॉर्निया भाग ही इफेक्टेड रहती है या ठीक से कार्य नहीं करती है, जिसके कारण ही वह व्यक्ति अंधा हो जाता है। और यही कारण है कि नेत्रदान में सिर्फ कॉर्निया के भाग को ही डोनेट किया जाता है, पूरी आँखों को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वस्थ मनुष्य की आँखों की दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ऑप्शन इस प्रकार से है, 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी की एक सीमा है। यदि उससे नज़दीक होती है कोई वस्तु तो मानव नेत्र उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं देख पाएगा और यह दूरी हमारा 25 सेंटीमीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन इस प्रकार से है, गैलीलियो, गुटेनबर्ग, एडिसन या फिर ग्राहम बेल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो। दोस्तों गैलीलियो का पूरा नाम गैलीलियो गैलीली है, जिसने 1608 ईस्वी में दूरबीन का प्रयोग किया था और इस दूरबीन में उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों प्रकार के लेंस का प्रयोग किया गया था। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ये प्राचीनतम दूरबीनों में से एक है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो ऐसे लाते रहें और आगे भी लाते रहेंगे।